हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ का 9th एंड 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो व्हाट इज कॉल्स ऑन शेयर? कॉल्स ऑन शेयर्स का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर नंबर 9, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी है ना शेयर्स इशू करती है और कंपनी में स्टेट दैट, कंपनी है ना जो है इशू प्राइस है शेयर का, जो इशू प्राइस है वो है ना वो इंस्टॉलमेंट में पे करने की बात कर सकती है। इंस्टॉलमेंट में पे करने की बात कर सकती है कि कंपनी में स्टेट दैट, कंपनी बोल सकती है कि द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स इज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, कि आप उसे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर देना। मतलब 100 रुपये का अगर शेयर है तो 25 रुपया एप्लीकेशन के टाइम पे मांगा, 25 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा, और फिर है ना कॉल मनी, फिर बाद में नंबर अलॉटमेंट के बाद कॉल मनी की बात आती है, तो वही कॉल्स ऑन शेयर्स होता है। तो एज एंड व्हेन द कंपनी डिमांड्स फॉर इट, जब तब कंपनी को जरूरत पड़ती है तब कंपनी इस इंस्टॉलमेंट की डिमांड करेगी, ऐसे कंपनी मेंशन कर सकती है इशू के टाइम पे। सो व्हेन अ कंपनी डिमांड्स द शेयर होल्डर, तो जब कंपनी डिमांड करती है शेयर होल्डर से टू पे अ पार्ट और फुल अमाउंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट अनपेड, मतलब जो बचा हुआ जो अमाउंट अभी तक पे नहीं किया है शेयर होल्डर्स ने, उनको शेयर्स अलॉट करने के बाद में जो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट जो होता है, तो उसे है ना कॉल ऑन शेयर्स बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज कॉल ऑन शेयर्स। कॉल ऑन शेयर्स का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि जब व्हेन अ कंपनी डिमांड, जब कंपनी डिमांड करती है शेयर होल्डर से, द शेयर होल्डर टू पे अ पार्ट और फुल अमाउंट, एक उसका एक पार्ट, वन पार्ट और पूरा का पूरा अमाउंट, बैलेंस जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट अनपेड, जो है ना पे नहीं किया है अभी तक, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया है या शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया है, अनपेड है ऑन शेयर्स, इट इज कॉल्ड एज कॉल्स ऑन शेयर्स। तो उसे क्या बोला जाता है? कॉल्स ऑन शेयर्स बोला जाता है। नाउ द अनपेड अमाउंट ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स, जो पार्टली पेड अप शेयर्स पे जो अनपेड अमाउंट होता है इज अ लायबिलिटी होती है। वो किसकी लायबिलिटी होती है? तो अरे भैया जिसको है ना ओनरशिप मिली है शेयर्स की, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदारी, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो द अनपेड अमाउंट जो होता है ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स पे, तो जो शेयर्स का अमाउंट फुल्ली पूरा का पूरा पेमेंट नहीं हुआ हो रहा है तो उसे पार्टली पेड अप बोलते हैं। तो पार्टली पेड अप शेयर्स पे जो अनपेड अमाउंट होता है वो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होती है। इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स, अगर है ना शेयर होल्डर है ना अनेबल हो जाता है, फेल हो जाता है, नहीं पेमेंट कर पाता है कॉल मनी का, देन कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर्स, तो फिर कंपनी उन शेयर्स की जो मेंबरशिप है शेयर होल्डर्स की वो कैंसिल कर सकती है, उनका शेयर्स वापस ले सकते हैं। कंपनी कैन कंपनी कैन टेक अवे फ्रॉम द शेयर होल्डर से वापस ले लेती है। नाउ कॉल्स कैन बी मेड ओनली बाय द बोर्ड। कौन करता है कॉल? मतलब कॉल करना मतलब फोन करना नहीं है, मतलब उनको इंटीमेट करना, उनको नोटिस भेजना कि भाई आप है ना कॉल मनी पे करो करके। तो ये कौन करता है? तो इट इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और किस लिए? तो कंपनी के बेनिफिट के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, कंपनी के फायदे के लिए। नाउ कंपनी हैज टू सेंड, कंपनी को क्या करना था? कॉल लेटर भेजना होता है। इसके लिए उसको जो लेटर भेजते हैं उसको कॉल लेटर बोला जाता है। कॉल लेटर और नोटिस, कॉल नोटिस भेजते हैं किसको? तो शेयर होल्डर्स को, आस्किंग देम टू पे द कॉल मनी, उनको बोलते हैं कि भाई है ना कॉल मनी पेमेंट कर दो, एंड गिव देम मिनिमम 14 डेज का नोटिस, मतलब 14 डेज उनको हाथ में देती है कॉल मनी को पे करने के लिए। कंपनी के जो बैंक है, कंपनीज बैंकर है, उसको उसके मतलब कंपनी के खाते में जमा कराने के लिए बैंक में जाके वो कॉल मनी पेमेंट करने के लिए क्या करते हैं, कंपनी उनको 14 डेज का टाइम पीरियड देती है। नाउ नो कॉल कैन बी मेड फॉर, है ना कोई भी है ना कॉल मतलब कंपनी नहीं कर सकती मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है उससे 25% से ज़्यादा का कॉल मनी कंपनी नहीं कर सकती है, कॉल नहीं कर सकती है ना। द गैप बिटवीन, दो कॉल्स के बीच में कितने समय का, कितने टाइम पीरियड का गैप होना चाहिए, कितना समय का गैप होना चाहिए? तो द गैप बिटवीन टू कॉल शुड नॉट बी लेस देन,
वो है ना कम नहीं होना चाहिए। कितने टाइम से कम नहीं होना चाहिए? तो शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ। 1 महीने से कम का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब आपने पहला कॉल है ना मान लीजिए 16 अगस्त को किया है पहला कॉल अगर कंपनी ने, तो दूसरा कॉल है ना कंपनी को सितंबर 15 के पहले सितंबर 15 के तक करना होगा। मतलब उसको उससे डिले नहीं कर सकते कंपनी। लेस देन 1 मंथ शुड नॉट बी लेस देन, मतलब सॉरी 1 मंथ का उनको टाइम पीरियड, 1 महीना का कम से कम उनको क्या रखना है, नॉट बी लेस देन 1 मंथ। मतलब उन्हें 1 महीने तक का उनको क्या रखना है, कम से कम समय देना है। वो 1 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा का हो सकता है कॉल मिलिंग। तो जैसे भी है ना 16 अगस्त को कंपनी ने पहला कॉल कर लिया है, तो कंपनी अब है ना अमाउंट है ना 16 सितंबर के बाद ही मांगेगी। नेक्स्ट कॉल है ना 16 सितंबर के बाद ही मांगेगी, क्योंकि है ना वो कम से कम 1 महीने का तो उनको गैप देना है। मतलब फ्रॉम द डेट फिक्स फॉर पेमेंट ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग कॉल। तो लास्ट प्रीसीडिंग कॉल के डेट से अगला 1 महीना का उन्हें और समय देना होता है सेकेंड कॉल के लिए, नेक्स्ट कॉल के लिए। नाउ द रूल्स एंड प्रोसीजर, जो रूल एंड प्रोसीजर होते हैं टू मेक कॉल्स इज गिवन इन द, ये कहाँ पे मेंशन होते हैं, कहाँ पे मेंशन होते हैं? तो कंपनी की जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ए में, कंपनी की बुक में ये एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं कॉल प्रोसीजर के लिए, कॉल के लिए फॉलो करने होते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना होगा, आपको लिखना होगा, आपको उसका मीनिंग लिखना होगा और फिर उसके प्रोसीजर आपको कवर अप करने होंगे, कब कब कैसे कॉल करती है कंपनी। तो ये आंसर इन ब्रीफ में इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है आंसर। नाउ लास्ट जो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किसे कहते हैं? तो हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन में इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, फिर भी यहाँ पर भी मैं आप लोगों को फिर से डिटेल में करा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको थियरी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है लेसन का, क्योंकि मैं है ना एक्सरसाइज के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे आंसर नंबर 10, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर। तो वॉलेंट्री मतलब स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से, किसी के फोर्स से नहीं, विलिंगली ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर्स का बाय अ मेंबर, जो उसका शेयर होल्डर है, जिसके हाथ में शेयर्स की होल्डिंग है, वो है ना विलिंगली ट्रांसफर करता है ऑफ अ कंपनी, कंपनी के शेयर्स इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के नाम पे करता है। तो वो अपनी स्व इच्छा से करता है। अब इससे उसको क्या बेनिफिट है? तो अ मेंबर में ट्रांसफर द शेयर्स, मेंबर है ना शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है फॉर कंसिडरेशन और गिव फॉर कंसिडरेशन, मतलब कोई है ना उसने किसी से मान लिया है तो उसको बोलेगा अपने सप्लायर को भाई तू मेरी ये कंपनी के शेयर्स रख, मतलब ऐसे भी हो सकता है, या फिर वो है ना एज अ गिफ्ट उसको दे सकता है। तो इस केस में उसको कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होगा मेंबर को। इस केस में जब वो गिफ्ट दे रहा है या किसी अदर कंसिडरेशन के लिए दे रहा है, तो इसमें उसको कोई अमाउंट, उसके लिए कोई है ना पैसा रिसीव नहीं होने वाला है। फिर एवरी मेंबर हैज अ राइट, हर एक बंदे को, हर एक मेंबर को राइट है कि वो अपना ट्रांसफर कर सके शेयर्स, ट्रांसफर देयर शेयर्स, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। देन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज, जब पब्लिक कंपनीज की बात आती है तो शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो वो शेयर्स जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से प्रोविजंस मेंशन है, कौन से रूल्स मेंशन है जो फॉलो करने हैं, उनको अगर फॉलो करते हुए कोई भी है ना पब्लिक कंपनी के शेयर्स वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। वेयर एज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, जबकि है ना प्राइवेट कंपनी के केस में ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। फ्रीली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे कि आप है ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ अ मेंबर हैज टू अप्लाई टू द कंपनी, कंपनी को कैसे मेंबर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है, क्या करना होगा उसको उसके लिए? तो यहाँ पे अ मेंबर हैज टू अप्लाई टू द कंपनी, उसे कंपनी को एप्लीकेशन लिखना होगा फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। वो कैसे लिखेगा, कैसे अप्लाई करेगा? तो बाय फिलिंग द, उसके लिए भी है ना एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रहता है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो तो पर्टिकुलर कॉलेज का एडमिशन फॉर्म रहता है, वैसे ही है यहाँ पर है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर रहता है, जब है ना किसी मेंबर को अपने शेयर्स दूसरे के नाम ट्रांसफर करने हैं तो। एंड सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट, और फिर उसके साथ में उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को फिल करने के बाद उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट उसको है ना क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस। रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस के साथ में कुछ सर्टेन फीस भी पे करनी पड़ती है। नाउ
मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर, जो मेंबर है ना शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसफरर। दैट मेंबर इज नोन एज ट्रांसफरर। एंड टू हुम द शेयर्स आर टू बी ट्रांसफर्ड, और जिसको शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो ट्रांसफरी है इज कॉल्ड एज ट्रांसफरी, मतलब जिसको शेयर्स जा रहे हैं एक बंदे से दूसरे के हाथ में, एक हाथ से, जिसके हाथ से जा रहे हैं वो ट्रांसफर है, और जिसके हाथ में आ रहे हैं वो ट्रांसफरी है, उसको ट्रांसफरी बोला जाता है। तो इसके लिए हमको क्या लिखना होता है, मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर्स इज कॉल्ड एज ट्रांसफरर, एंड टू हुम द शेयर्स आर टू बी ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड एज ट्रांसफरी। नाउ अ मेंबर कैन सेल, वो सेल कर सकता है, मेंबर को चाहिए तो इधर अ पार्ट, या तो है ना कुछ सर्टेन शेयर्स, वो नंबर ऑफ शेयर्स वो क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, या फिर एंटायर उसको जितने सारे के सारे अगर बेचने तो सारे के सारे शेयर्स भी वो बेच सकता है, जो उसके हाथ में अथॉरिटी हो ना। ट्रांसफर इज सेड टू बी, ट्रांसफर को क्या बोला जाता है, तो ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीटेड ओनली, ये कब कंप्लीट होती है ट्रांसफर की भी, हाँ हो गया, ओनली व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड, जब ट्रांसफर है ना रजिस्टर्ड हो जाता है इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स होता है कंपनी के पास है ना, रजिस्टर होता है, उसमें कंपनी सबके नेम्स रिकॉर्ड करके रखती है, मेंटेन करके रखती है, मेंबर्स के नाम रखती है, उनके फ़ोन नंबर, उनके सारी डिटेल्स रिकॉर्डेड रखती है। जैसे कॉलेज के आपके क्लास रजिस्टर में आपका रोल नंबर, आपका नेम, एड्रेस, एवरीथिंग रहता है, वैसे ही है ना कंपनी के पास में भी है ना मेंबर्स का रजिस्टर रहता है, उसमें कंपनी है ना रिकॉर्ड करती है, रजिस्टर करती है सबके नाम। तो यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल वो रजिस्टर में जब तक रिकॉर्ड नहीं होता है तब तक वो है ना इनकम्प्लीट रहता है, और एक बार उसमें रजिस्टर में हो गया, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रजिस्टर्ड हो गया, तो फिर वो कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर। नाउ अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम के अंडर में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज ऑटोमेटिकली डन, शेयर्स का जो ट्रांसफर है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट, एक बार आपने पेमेंट किया तो डिलीवरी ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो डिपॉजिटरी सिस्टम के अंडर में अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम। नाउ वंस द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, एक बार अगर शेयर आपने ट्रांसफर कर दिए, द लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर एंड्स, मतलब है ना जो ट्रांसफरर मतलब जो बंदा है ना अपने शेयर दूसरे को दे रहा है, जिसके हाथ से शेयर छूट रहे हैं, तो उसकी लायबिलिटी भी उसी के साथ छूट जाती है, क्योंकि उसने वो लायबिलिटी क्या कर दी, वो लायबिलिटी भी साथ में वो शेयर्स के ट्रांसफर कर देता है सामने वाली पार्टी को। तो यहाँ पर वंस द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, एक बार शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर ऑल्सो एंड्स। नाउ स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड, जो स्टैम्प ड्यूटी होती है हैज टू बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए ना स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है इन फिजिकल फॉर्म, बट इन डीमेट फॉर्म, ये डीमेट फॉर्म क्या होता है, आप देखिए, आप सोचोगे मिस ये डीमेट फॉर्म पे क्यों नहीं लगती है, डीमेट फॉर्म क्या होता है, तो डीमेट है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उसमें मतलब आप है ना ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो तो डीमेट अकाउंट के थ्रू करते हो, यहाँ पे मेटेरियलाइज्ड फॉर्म जो होता है, तो उसमें ना क्या होता है, उसमें आप फिजिकली अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप अपनी शेयर्स ये क्या है, इनको ट्रेडिंग के लिए डीमेट फॉर्म में होता है, तो वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रेगुलर का इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, देन डिलीवरी होती है, बहुत सारे इसमें प्रोसीजर्स है जो अभी आपके लिए इतना डिटेल में जानना मतलब अगर आपको चाहिए तो आप गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हो, तो बहुत सारे डीमेट में इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, मतलब बाइंग एंड सेलिंग होती है शेयर्स की, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती, लेकिन अगर फिजिकल फॉर्म में अगर आप है ना शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो किसी को तो उस केस में ना स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, पे करनी होती है। आई होप आपको यहाँ तक है ना समझ में आ गया है, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लेकर आने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी अपने नोट्स को आप कवर अप करते जाइए, अपने पास हार्ड कॉपी रिकॉर्ड करते जाइए, मतलब आप एक अपनी एसपी की बुक नोटबुक बनाइए और उसमें रिकॉर्ड कीजिए आपके क्वेश्चन आंसर्स, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे आप लोगों को कन्वीनियंट होगा उसमें से रीड करने के लिए, और जैसे जैसे आपको कुछ चीज़ें जनरल समझ में आती है तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे रिकॉर्ड करके रखिए कि भाई हाँ किस चीज़ को किस तरीके से आपने समझा है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।